Hello friends, hello students, how are you? I hope you are fine. My name is Viren Thakur and welcome to my channel Easy English. तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, +2 तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें CDS, NDA, पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स में या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हों, SSC का एग्ज़ाम हो, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों या LIC का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग एग्ज़ाम हो जिसमें क्लरिकल या PO, तो इन सब को ये कवर करता है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में, आपकी मेरिट में। तो आज हम इसके स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन इज़ द एसेंस ऑफ रीडिंग, ये कहा था डर्किन ने 1993 में। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस दैट requires the reader to construct meaning from the text। अब ये एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस है, काफ़ी पेचीदा ये प्रोसेस होता है। जो क्या रिक्वायर चाहता है वो ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि रीडर को दिए हुए टेक्स्ट में से मीनिंग निकालना पड़ता है, यानी कि उसे समझना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करना एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। An individual's ability to comprehend text is influenced by their traits and skills, one of which is the ability to make inferences. Reading comprehension is the act of understanding what you are reading. Reading comprehension is an intentional, active, interactive process that occurs before, during and after a person reads a particular piece of writing. अब ये देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग का एक्ट होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये एक इंटेंशनल, एक्टिव और इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो आप न केवल जिस समय पढ़ते हैं बल्कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं उसके बाद भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब चलिए बैरेट्स की टेक्सोनोमी को देखते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बारे में है। सबसे पहले अगर हम बॉटम से बात करें तो लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें लेबल दिए होते हैं, लिस्ट दी होती है, नेम दिया होता है और आप उसे रिलेट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और स्टेटमेंट्स उसमें दी होती हैं। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्लासीफाई करना पड़ता है, रीग्रुप करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन की, रीअसेंबल करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है और कैटेगराइज करना पड़ता है। इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन उस प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जिसमें आपको डिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को और प्रेडिक्ट करना पड़ता है, इन्फर करना पड़ता है, गैस करना पड़ता है। और इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उनमें आपको एनालाइज करना पड़ता है, अप्रेज करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है, क्रिटिसाइज़ भी करना पड़ता है और आपको उसकी जजमेंट भी करनी पड़ती है। और एप्रिशिएशन से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उसको अप्रेज कर सकते हैं, उसके बारे में अपने कमेंट्स कर सकते हैं और उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लिटरल, नंबर 2 इज़ इंटरप्रेटेटिव, number 3 is applied. The literal level focuses on reading the passages, hearing the words or viewing the images. It involves identifying the important and essential information. With guidance, students can distinguish between the important and less important ideas. अब ये ऐसा वे है और लेवल है जिसमें हम बात करते हैं On reading the passages, hearing the words, viewing the images, we come to know about the information and with a little bit of guidance, students जो हैं उसे समझ सकते हैं और important ideas और less important ideas में distinguish कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं।
अगर हम फैक्ट्स और डिटेल्स की बात करें तो उसमें दिए होते हैं। रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन भी होती है। सरफेस अंडरस्टैंडिंग ओनली मीन्स जो डायरेक्टली वहाँ पे कहा गया होता है उसके बारे में ही हमें बताना होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे है। व्हाट डिड द ऑथर से? एग्जाम्पल, वे डिड हेनरीज फैमिली गो ऑन वेकेशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। सेकेंड लेवल इज़ द इंटरप्रेटेटिव लेवल। At the interpretative level, the focus shifts to reading between the lines. अब इसमें reading between the line बहुत important हो जाता है। At what is implied by the material under study, it requires students to combine. Students को जोड़ना पड़ता है, जो भी डेटा वहाँ पे दिया हुआ है उसको information को जोड़ना पड़ता है। डायरेक्ट आंसर उन्हें नहीं मिल सकते जैसे कि हमें स्टार्टिंग वाले फेज़ में मिल जाते थे। Pieces of information in order to make inferences about the author's intent and message. Drawing inferences, tapping into prior knowledge experience, आपको prior knowledge जो है उसको भी attach करना पड़ेगा। Attaching new learning to old information, making logical leaps and educated guesses. Reading between the lines to determine what is meant by what is stated. जो कहा गया है उसका मतलब क्या है उसको आपको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्वेश्चन, व्हाट वाज मेंट बाय व्हाट वाज सेड। जो कहा गया उसका असल में मीनिंग क्या है ये आपको ढूंढना पड़ता है। द नेक्स्ट लेवल इज़ द अप्लाइड लेवल। इसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग्स एट द लिटरल एंड इंटरप्रेटेटिव levels are combined, reorganized and restructured at the applied level to express opinions, draw new insights and develop fresh ideas. Critical reading and analysis, analyzing, synthesizing and applying. इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, how would the author's message apply to other situations given what you memorized and understood at the other two levels? Example, if Henry's friend Tom was the one playing the guitar, डू यू थिंक हेनरी वुड हैव रोल्ड हिज आइज, वाई और वाई नॉट। सो इसमें आपको आंसर करना पड़ेगा, रीज़न आपको देना पड़ेगा। अब इसमें रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये भी है। और अगर थर्ड बात करें तो रीडिंग द लाइंस। द क्वेश्चनिंग टेक्निक्स टू डेवलप कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 1 इज़ क्लोज्ड क्वेश्चंस, नंबर 2 इज़ ओपन क्वेश्चंस, yes no questions, retelling questions, wait time, positive reinforcements। चलिए हम एनालाइज करते हैं कि ये क्लोज्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चंस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट रिक्वायर अ शॉर्ट रिस्पॉन्स। आपको इसमें शॉर्ट रिस्पॉन्स देना होता है, दैट कैन बी फाउंड इन द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड फर्स्ट इन द स्टोरी और व्हाट इज रेप्टाइल। Many comprehension tests use closed questions and readers need to know how to find the information in the book with which to answer the questions. Next type के questions होते हैं open questions, require more in-depth answers. Often the answer is not explicitly means clearly stated answer आपको नहीं मिलेगा। Some open questions require the reader to use her or his own ideas plus the information in the book to draw a conclusion about the topic. यानी कि आपको अपना आइडिया जो है उसको इंटरमिक्स करना पड़ेगा जो आइडिया आपको बुक में लिखा हुआ मिले उसके साथ। Other open questions require the reader to voice an opinion. Still others may require the reader to apply what she or he has read to a different situation. Open questions can often begin with words such as why, how, explain, and what if. Examples of open questions are, how do you describe the setting of the story? How are reptiles different from amphibians? Or what would happen if the boy got his wish? Do you think the boy will ever get his wish? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं yes no questions are closed questions that effectively cut off the discussion by setting up the child to answer with a yes or a no. Examples of this type of questions are, did you like the story, or is a snake a reptile? If yes no questions are asked, they should always be followed up with a clarification question such as why, how do you know? The tutor should
look for ways to avoid yes/no questions and try to extend the discussion with different types of questions, such as how do you feel about this story, or what makes a snake a reptile. Retelling questions have the child retell stories she or he has read. A prompt that gets the retelling started could be, tell me what happened in the story. If the child needs more prompting, other prompts could be, what was this story about? Who was in the story? Sometimes the child may stop during the retelling prompt with questions such as, then what happened? Or what did character do then? When having the child retell non-fiction books, ask her or him to tell what the book was about, for example, reptiles, and to tell some facts she or he has learned. Next is wait time questions. Wait time is the amount of time that elapses between asking a question and either getting an answer from the child or providing more prompts. For closed questions, allow at least 3 seconds for the child to think and respond. For more complex questions, allow 10 or more seconds before rephrasing the question or providing hints to help the child. Positive reinforcement should be used to reward the child for correct behavior and to encourage more participation. Non-verbal reinforcement can include facial expressions such as smiling, body language such as nodding, and eye contact. Verbal reinforcement involves using oral feedback such as well done or that's a good answer. तो चलिए अब हम बात करते हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज की. Reading the text includes good grasp, fluency, and vocabulary in the English language. Processing of text involves the prior knowledge of the topic and underlining important points, and your ability to correlate with what you are reading. Understanding the meaning, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वॉल्व्स डिकोडिंग द पैसेज. अब देखिए जो पैसेज आपको दिया है वो कोडिंग है, बिकॉज जो ऑथर ने वहाँ लिखा हुआ है वो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोडिंग लिखी हुई है जिसको आपको डिकोड करना है. तो अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज ऑल्सो कॉल्ड डिकोडिंग द पैसेज. थिंकिंग अबाउट द मैसेज ऑफ द न्यू टेक्स्ट एंड व्हाट यू नीड. द रीडर शुड हैव एन एक्टिव माइंड व्हाइल रीडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही शुड नो व्हाई ही इज रीडिंग द टेक्स्ट. There are 4 different types of questions right there. The questions are found right in the text and ask students to find the right answer located in one place or word or a sentence in the passage. अभी ये एकदम से ही आपको आसानी से आंसर मिल जाते हैं. नेक्स्ट है think and search. These are the questions based on facts differently visible in the text. The answers are available in more than one place in the text. The students need to think and search the entire passage to find out the relevant answer. इसमें क्या होता है कि आपको आंसर एक जगह पे ही नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 प्लेसेस पे आंसर मिलेंगे, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपके लिए बिल्कुल सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है. और तीसरी स्ट्रेटजी होती है आंसर को अपने आप बनाना, ऑन योर ओन. Students answer these questions based on their prior knowledge and experience. These questions are difficult to answer by only reading and finding the answer in the text. अब ये अपने आप आपको आंसर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट में डायरेक्ट हिंट इसका नहीं मिलेगा. Step 1 is skimming. Skim once as rapidly as possible to determine the main idea before you look at the question. Do not worry about words you do not know at this stage. अब क्या होता है, स्किमिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको रीडिंग को जल्दी से करना पड़ता है ताकि आप बेसिक आइडिया क्रिएट कर सकें किसके बारे में, जो टेक्स्ट है उसके बारे में. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी स्कैनिंग. स्कैनिंग में आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हैं, फोकस करते हैं ताकि आप स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आएंगे उनका आंसर एकदम से कर सकें. तो इसमें क्या आएगा, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड टू फैसिलिटेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. दिस विल एनेबल यू टू सॉल्व द वोकैबुलरी क्वेश्चंस क्विकर. लुक through the word carefully. You are advised to maintain the order in which the question appear in the test paper. Read intensively the portion relevant to the answer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको लगता है कि आंसर
जहाँ से मिल सकता है उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द वोकेबलरी आइटम्स एंड पजल आउट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ 2 वर्ड्स यू डू नॉट नो। अब क्या होता है, कई बार आपको मीनिंग जो होता है वो डायरेक्टली पता नहीं होता है, लेकिन आपको वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आइडियाज़ टू फॉलो वाइल स्किमिंग: रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज poem very carefully. If given, determine what clues it gives you about the passage and poem. Watch for keywords like causes, results, effects. Do not overlook signal words such as those suggesting controversy, which indicate that the author is intending to present both sides of an argument. Next part is concentrate on the main ideas and ignore details. Most passages require at least 2 readings before writing the answer. Check the questions again to be sure you have understood them. Guidelines to attempt comprehension passage. First of all, read the passage quickly. Study the questions given at the end of your passage. Start your second reading of the passage. This reading should be thorough. Underline key sentences or words related to the given questions. ये जो है स्कैनिंग वाला पार्ट है। फर्स्ट वन जो होता है वो स्किमिंग वाला पार्ट होता है। An alternate method could be to go through the questions first, which gives a rough idea about the content or subject of the passage. It becomes easier to underline the keywords while going through the passage and will help to reach the answers faster. अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी आपने टेक्स्ट देखा है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि आप उसे रिलेट कर सकें जहाँ से आपको आंसर करना है। आप कीवर्ड को या की फ्रेज को अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आप आंसर जल्दी से ढूंढ सकें। While answering the questions, try not to give vague or general answers. ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप वेग का मतलब होता है अनक्लियर और जनरल आंसर्स देने की कोशिश ना करें। बी स्पेसिफिक, जो आपसे पूछा गया है उसी के बारे में आंसर करें। समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज वन जनरल डिस्क्रिप्शन when 4 or 5 points have to be made. Avoid general answers. Do not repeat yourself. This is a waste of time. Avoid using slang. Do not use vague words when a precise one will do. Make sure that you use your own words as far as possible. This means that you must summarize and interpret information. Never copy whole chunks from the passage. Chunks means पार्ट्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन के सारे आप वैसे ही नहीं उतारिए, आप उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आइडिया सेम रहना चाहिए। व्हेन आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई, डू नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन not given in the passage. While answering the why questions, you may begin your answer that is because of a similar phrase. While answering vocabulary questions, determine the parts of speech of the word. Your answer should have the same part of speech. This is quite important. अगर आपसे क्वेश्चन एडजेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया है तो आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में आंसर करना है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन किसी टेंस में पास्ट टेंस के हिसाब से पूछा गया तो आप उसका आंसर पास्ट में ही दीजिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वे में उसे रिलेट करना है और आंसर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत काउंट करती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको देखने के बाद इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से हम इन जो भी टेक्निक्स हमने सीखी हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ इजी इंग्लिश बाय वीरेन ठाकुर में। थैंक यू।